प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रूसो की सामान्य इच्छा के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने रूसो के सामाजिक समझौते के बारे में विस्तार से चर्चा की थी और आज यह रूसो का सबसे महत्वपूर्ण विचार है सामान्य इच्छा। रूसो का संपूर्ण विचार, संपूर्ण दृष्टिकोण, संपूर्ण उसकी विचार दृष्टिकोण की धाराएं सामान्य इच्छा पर निर्भर है। रूसो के राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य इच्छा का सिद्धांत है। रूसो अपनी इस धारणा में स्वतंत्रता, समानता, कर्तव्य और सर्वव्यापकता के तत्व प्रस्तुत करता है। व्यक्ति समझौते द्वारा समुदाय के लिए अपनी शक्ति का जो परित्याग करता है, उसमें उसकी व्यक्तिगत इच्छा के स्थान पर एक सामान्य इच्छा जन्म ले लेती है। रूसो ने सामान्य इच्छा की पृष्ठभूमि में यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा में अंतर किया है। रूसो का मत है कि यथार्थ इच्छा मनुष्य की वह इच्छा है जिसका लक्ष्य व्यक्तिगत हित की पुष्टि करना, अर्थात स्वयं के हित को प्राप्त करना, अर्थात स्वार्थ की भावना से जो प्रेरित इच्छा होती है उसको यथार्थ इच्छा कहता है। जबकि दूसरी इच्छा है आदर्श इच्छा। वह इच्छा जिसका लक्ष्य संपूर्ण समाज का कल्याण करना है। उसके अंतर्गत व्यक्तियों के स्वयं के हितों को सामाजिक हितों का अभिन्न अंग माना जाता है। अर्थात व्यक्ति का कोई हित है एक और दूसरी ओर समाज का हित है, तो उसमें व्यक्ति के हित को महत्व नहीं देकर सामाजिक हित को महत्व दिया जाता है। उस इच्छा को हम आदर्श इच्छा कहते हैं। इस प्रकार रूसो कहता है कि सामान्य इच्छा का संबंध आदर्श इच्छाओं से है। सामान्य इच्छा मानव की आदर्श इच्छाओं का योग है। दूसरों शब्दों में कहे तो सामान्य इच्छा मानव की इच्छाओं का वह भाग है जो संपूर्ण समाज के लिए आवश्यक रूप से हितकारी है। इस प्रकार सामान्य इच्छा को संपूर्ण समाज की सामूहिक और सभी व्यक्तियों की ऐसी इच्छाओं का समूह माना है जिसका लक्ष्य सामान्य हित की दृष्टि से प्रेरित हो। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सामान्य इच्छा के दो भाग हैं। पहला है सामान्य व्यक्तियों की इच्छा और दूसरा है सामान्य हित पर आधारित इच्छा। सामान्य इच्छा के इन दोनों अंगों में प्रथम सामान्य इच्छा के इन दोनों अंगों में द्वितीय प्रथम से अधिक महत्वपूर्ण है। जैसा कि स्वयं रूसो ने कहा है कि मतदाताओं की संख्या से कम तथा उस सामाजिक हित की भावना से अधिक इच्छा सामान्य बनती है जिसके द्वारा वे एकता में बंधे होते हैं। अर्थात वह इच्छा सर्वोपरि है जो संपूर्ण समाज के हित में होती है। सामान्य इच्छा का उन्होंने बताया कि किस तरह से निर्माण होता है। उनका मत है कि जब कभी जनता के सामने कोई प्रश्न उपस्थित होता है तो जनता का प्रत्येक व्यक्ति उस प्रश्न पर अपना दृष्टिकोण देता है और ऐसा समाज यदि सभ्य और सुसंस्कृत है तो उसमें नागरिकता की भावना होती है और विचारों का आदान प्रदान इस प्रकार से किया जाता है कि व्यक्तियों के स्वार्थ में इच्छा एक दूसरे की इच्छा को नष्ट कर देती है और इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप सामान्य इच्छा का उदय होता है और पारस्परिक वाद विवाद के परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत इच्छाएं परिष्कृत हो जाती है और उनकी इच्छा का सर्वोत्तम रूप प्रकट होता है जो सामान्य इच्छा है। इससे यह सिद्ध होता है कि जो यथार्थ इच्छा है उनमें टकराव होता है और टकराव होने के फलस्वरूप उनकी व्यक्तिगत इच्छाएं नष्ट हो जाती है और वह आदर्श इच्छा के रूप में सामान्य इच्छा के रूप में वह जन्म लेती है। इस प्रकार रूसो सामान्य इच्छा को एक सामाजिक समझौते के फलस्वरूप हुई एक ऐसी अगली स्टेज मानता है जिसमें सभी व्यक्तियों के सामान्य हितों पर
ध्यान रखा जाता है। सामान्य इच्छा की हम निम्नांकित विशेषता बता सकते हैं, ये बतलाई जाई है रूसो ने। पहली है अखंडता। सामान्य इच्छा एक विशेष प्रकार की इच्छा होती है जिसकी एकता और अखंडता होती है। यद्यपि सामान्य इच्छा की एकता में विभिन्नता भी होती है, किंतु बुद्धिजन्य होने के कारण उसमें किसी भी प्रकार का अंत विरोध नहीं होता। जैसा कि स्वयं रूसो ने कहा कि सामान्य इच्छा राष्ट्र चरित्र में एकता उत्पन्न करती है और उसे स्थिर रखती है। इस प्रकार रूसो कहता है कि सामान्य इच्छा अखंड है, मतलब उसको खंड खंड नहीं किया जा सकता। उसमें सभी व्यक्ति, बुद्धिजीवी व्यक्ति, जो विवेकशील व्यक्ति है, वो सब एकता की ओर बढ़ते हैं। दूसरी है अद्वैता। इसका तात्पर्य यह है कि यह किन्हीं व्यक्तियों को हस्तांतरण नहीं की जा सकती। इस आधार पर रूसो कहता है कि सामान्य इच्छा प्रतिनिधियों के द्वारा व्यक्त की जाने वाले योग्य नहीं होती। रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपासक है, उसमें व्यक्ति स्वयं में अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। रूसो के अनुसार प्रतिनिधियों के माध्यम से इसे व्यक्त करना व्यक्तियों के बहुमूल्य अधिकारों का हनन करना है, अर्थात लोकतंत्र की हत्या करना। अर्थात रूसो सामान्य इच्छा के माध्यम से प्रत्यक्ष लोकतंत्र का हिमायती है। वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र को ज़्यादा तरजीह देता है प्रतिनिधि लोकतंत्र की अपेक्षा, क्योंकि अद्वैता इसमें व्यक्ति अपने अधिकारों, अपने वोट के माध्यम से जो आजकल चलता है उसके माध्यम से प्रतिनिधि चुने, प्रतिनिधि उनके लिए कानून बनाए। इस व्यवस्था को ये नहीं मानता। ये कहता है कि व्यक्ति स्वयं विधायिका के रूप में कार्य करेगा, स्वयं कानून बनाएगा, उस कानून वाली प्रक्रिया में सम्मिलित होगा, अर्थात अद्वैता, अर्थात उसको किसी को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। थर्ड नंबर का है अविच्छेद्यता। सामान्य इच्छा की यह विशेषता इस प्रकार की है जिसको संप्रभुता से अलग नहीं किया जा सकता। संप्रभुता सामान्य इच्छा में निहित है और उसका वह प्राण है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के शरीर से उसके प्राण को पृथक नहीं किया जा सकता, वैसे ही प्रभु सत्ता से सामान्य इच्छा को अलग नहीं किया जा सकता। अर्थात सामान्य इच्छा और प्रभु सत्ता एक है, इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। फोर्थ नंबर की है सर्वोच्चता और निरंकुश। सामान्य इच्छा का यह लक्षण उसकी सर्वोच्च और निरंकुशता को प्रदर्शित करता है। इसमें दैवीय और प्राकृतिक नियमों का कोई प्रतिबंध नहीं होता। वह किसी व्यक्ति और व्यक्ति समूह के अधिकारों से भी नियंत्रित नहीं होती। सभी के द्वारा सामान्य इच्छा का पालन किया जाना चाहिए और उन्हें ऐसा करना होगा, कोई भी उसकी अवहेलना नहीं कर सकता। अर्थात सामान्य इच्छा का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। अगर वो कोई पालन नहीं करता है तो उसको दंड के माध्यम से और उसको किसी भी तरह के पालन करवाया जाता है। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर स्थायी। सामान्य इच्छा किसी प्रकार की भावनात्मक आवेगों और क्षणिक का परिणाम नहीं है, अपितु मानव के कल्याण का स्थायी परिणाम है, स्थायी विवेक का परिणाम है। लॉर्ड के शब्दों में वह न तो सार्वजनिक आवेश की आंधियों में मिलती हो और न ही वह राजनीति की बहकावे की बातों में है। अर्थात सामान्य इच्छा को कभी भी अस्थिर नहीं किया जा सकता, वह स्थायी होती है। 6 नंबर का है लोक कल्याणकारी। सामान्य इच्छा की यह सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें सभी व्यक्तियों के आदर्श इच्छाओं का योग होता है, जिसके कारण यह जन कल्याण से प्रेरित होती है और सदैव संपूर्ण मानव का कल्याण के लिए प्रेरित रहती है। सामान्य इच्छा सदैव ठीक ही होती है, परंतु वह निर्णय जो अपना प्रतिप्रदर्शक होता है सदैव समझदारी नहीं होता। अर्थात सामान्य इच्छा जो भी कार्य करेगी वो किसी व्यक्ति विशेष का हित को ध्यान में रखकर न करके संपूर्ण समाज के कल्याण को महत्व देने वाली इच्छा रखती है। फोर्थ है विवेक पर आधारित औचित्यपूर्ण इच्छा। यह इच्छा किसी प्रकार की भावनाओं पर नहीं
वरना तर्क और विवेक पर आधारित होती है। स्वयं रूसो के शब्दों में सामान्य इच्छा सदैव संपूर्ण और न्याय संगत होती है, क्योंकि जनता की वाणी वास्तव में ईश्वर की वाणी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रूसो ने अपनी जो सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत दिया उसमें उनकी निम्न विशेषताएं संक्षिप्त में है। वह अखंड है, मतलब उसको खंडित नहीं किया जा सकता। अद्वैता मतलब किसी को दी नहीं जा सकती, जिस तरह से आज के प्रतिनिधि शासन में दी जाती है। अवैच्छिकता अर्थात संप्रभुता को उससे अलग नहीं किया जा सकता। और संप्रभु तो सर्वोच्च है, निरंकुश है, उसके ऊपर किसी प्रकार का प्राकृतिक कानूनों का और किसी तरह का कोई भी परंपराओं का उस पर नियंत्रण नहीं होता, और वह स्थायी होती है और जन कल्याणकारी से प्रेरित होती है और विवेक पर आधारित औचित्यपूर्ण इच्छा है, अर्थात वो स्वयं विवेक पर आधारित होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रूसो ने जो सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत दिया वह महत्वपूर्ण है और उन्होंने उसकी निम्न विशेषताएं बताई।